तो इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना थी, जो भावना थी, वह सबसे पहले फ्रांस में हुई। अब फ्रांस का थोड़ा सा हम लोग नक्शा में ज्योग्राफी देख लें, नक्शा में किस प्रकार फ्रांस कहाँ पर स्थित है। अगर यह फ्रांस है तो इसके इस तरफ जर्मनी था और यहाँ पर इटली था, बीच में स्विट्जरलैंड था, यहाँ पर इंग्लैंड। थोड़ा और पूरब साइड चलते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इस तरह देश थे। तो जो असर यहाँ पर था, जो प्रभाव हुआ, जो सरकार सत्ता में परिवर्तन हुआ, निश्चित तौर पर इसके अगल बगल के देशों में होगा। यहाँ पोलैंड भी था। इस प्रकार फ्रांस के जो क्रांति का जो असर हुआ 1789 ईस्वी की क्रांति का, वह सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा जो उसके अगल बगल के थे। तो इसलिए माना जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। यह भावना जो धरती पर पहली दफा अगर किसी ने उतारा तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उतारा था। अब हम देखेंगे आगे कि न सिर्फ अन्य देशों में, बल्कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब कुछ ऐसी बातें थी जो इसी राष्ट्रवाद का ही उपज है। फ्रांस में अब नेपोलियन गद्दी पर बैठा। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल के रूप में सत्ता पर आया, फर्स्ट काउंसिल। और उसके बाद उसने 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अब जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो देखिए धीरे धीरे फ्रांस में, चूंकि फ्रांस राजनीतिक प्रयोगशाला था, वहाँ पर कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी संवैधानिक राजतंत्र, फिर उसके बाद बीच में रॉबेस्पियर का काल आया, आतंक का राज, वह गणतंत्र, फिर नेपोलियन का काल आ गया सम्राट, इसका फिर क्रांति होगी 1830 की, पुनः राजतंत्र, गणतंत्र, इस तरह का प्रयोग वहाँ चलता रहा। नेपोलियन का जो विजय था, इसने काफ़ी युद्ध किया और हर जगह सफलता पाई। तो नेपोलियन ने क्या किया कि 1804 ईस्वी में इसने अपना एक नेपोलियन कोड लागू किया। फ्रांस में बिखरे हुए नियमों को एक पुस्तक का रूप दिया, कोड बनाया और उसको उसने लागू किया। यह नेपोलियन कोड न सिर्फ फ्रांस में लागू हुआ, बल्कि नेपोलियन जहाँ जहाँ जीतता था, चाहे वो इटली का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्रांस का ये जर्मनी का क्षेत्र हो, या पोलैंड हो, या ऑस्ट्रिया का क्षेत्र हो, हर जगह वह नेपोलियन अपना कोड लागू करता था और वही व्यवस्था लागू करता था जो फ्रांस में थी। उन देशों के लोग जहाँ पर नेपोलियन विजय करता था काफ़ी खुश होते थे और इसका स्वागत करते थे नेपोलियन के विजय का। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी, चूँकि नेपोलियन ने उनको इतना एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि इसने न सिर्फ नेपोलियन कोड लागू किया बल्कि नागरिक स्वतंत्रता दी, इसने एक मुद्रा का प्रचलन किया, इसने दास प्रथा पर भी अंकुश लगाया, इसने आर्थिक आजादी दी, यानी एक चुंगी व्यवस्था, एक कर प्रणाली, जो भी व्यवस्था थी वो एक व्यवस्था से उसने काम किया। उसने लोगों को, जैसे क्रांति के समय फ्रांस में क्या स्थिति थी, अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग सामंतों का अलग अलग टैक्स था, लोग बहुत परेशान हुआ करते थे, व्यापार जो था वह बेढंगा हो चुका था। तो इस प्रकार नेपोलियन के इस एकीकरण से, इन व्यवस्थाओं से फ्रांस उन्नति कर रहा था और जहाँ जहाँ पर नेपोलियन विजय प्राप्त करता था वहाँ पर वह यही व्यवस्था करता था, वहाँ के लोग स्वागत करते थे। लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वहाँ के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना जगी कि हम भी तो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन के विजय ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई
इसने इटली और एकीकरण जो हुआ इटली और जर्मनी का, इसके एकीकरण में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इसने इटली में ट्रांसपेडन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, सिसलपाइन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, जर्मनी में इसने राइन गणराज्य की स्थापना कर दी थी, फ्रांस में इसने डची ग्रैंड की स्थापना पोलैंड में कर दी थी, डची ग्रैंड पोलैंड। जिन देशों में यह जाता था वहां पर वो एक नई व्यवस्था लागू करता था। जर्मनी में राइन व्यवस्था, इटली में ट्रांसपेडेन और सिसलपाइन व्यवस्था, पोलैंड में ग्रैंड डची व्यवस्था। फिर इसने 39 जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया। इस प्रकार इसने वहां जो बिखरे हुए जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको एक सूत्र में बांधकर नेपोलियन प्रशासन किया और काफी युद्ध भी जीता। इन सभी कृत्यों से, कारणों से, हालांकि वो नेपोलियन अपने प्रशासन के हित के लिए किया करता था, नेपोलियन के दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि वे राष्ट्र स्वतंत्र होने की बात करेंगे, और नेपोलियन के समय तक उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन उनके अंदर एक अंडर करेंट उसने पैदा कर दिया, जो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो गई। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया, और नेपोलियन को पराजित करने में रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड ये मशहूर थे। यही लोग मुख्य रूप से भाग लिए थे। रूस, आपका ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और फिर प्रसा, ये 4 देश जो थे ये वाटरलू के युद्ध में भाग लिए थे। नेपोलियन को खत्म कर दिया गया, मर गया। अब नेपोलियन की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो व्यवस्था होगी, इसकी चर्चा हम लोग कुछ ही देर में करेंगे, जिसको हम लोग मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। उससे हम लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिला, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे थे फ्रांस की क्रांति के बाद, अब वह रुकने वाला नहीं था। लोगों ने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लिया था, लोगों ने वॉल्टेयर और रूसो को जान लिया था, लोग जो थे वे तुर्जो और नेकर की अर्थव्यवस्था से परिचित हो चुके थे, नेपोलियन के शासन पद्धति को वे समझ चुके थे, वे लोग नेशनल असेंबली का संविधान जान चुके थे, उन्हें पता था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या मजा है। और उस मजा को चखने के लिए राष्ट्रवाद अब तेजी से पूरे यूरोप में बढ़ रहा था। इस राष्ट्रवाद के बढ़ने के पीछे कुछ और कारण थे जो सहायक तत्व हम कह सकते हैं। वह सहायक तत्व था, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा रोमानीवाद। ये लोग सहायक तत्व थे। अब कुलीन वर्ग ने कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ाया, इसके बारे में हम समझें। कुलीन कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी देश राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हो जाए, क्योंकि उससे उनका अहित होता था। लेकिन कुलीनों का एक वर्ग था, और वे कुलीन आपस में ही शादी विवाह आना जाना उनका हुआ करता था। इसलिए कुलीनों की एकता को बनाए रखना यह कुलीन वर्ग का सबसे बड़ा रोल था। और कुलीन, चूंकि कुलीन की बात सब मानते थे, समाज पर इनका असर था, लोग इन्हें श्रेष्ठ समझते थे, लोग इन्हें सेकेंड स्टेट के लोग समझते थे, फ्रांस में खासकर और सभी जगह। तो ये जो कुलीन, जिसमें कि सामंत आते थे, धनी मानी लोग आते थे, जमींदार आते थे, राजा के दरबारी आते थे, या बड़े बड़े पदाधिकारी आते थे, इन कुलीन लोगों का समाज पर अच्छा असर था। और इन लोगों ने, इनकी एकता ने राष्ट्रवाद में अच्छा मदद किया।